गंगा सप्तमी के पावन अवसर पर जहां मां गंगा के धरती पर अवतरण का उत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं काशी में गंगा की गिरती स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। बेचू के महामना मालवी गंगा शोध संस्थान के वैज्ञानिक और गंगा बेसिन अथॉरिटी के पूर्व सदस्य प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी ने बताया कि अब गंगा में प्रदूषण से अधिक चिंता पानी की लगातार घटती मात्रा को लेकर है। उन्होंने कहा कि कुंभ के दौरान बांधों से छोड़े गए पानी ने गंगा को स्वच्छ तो किया था, लेकिन अब जल स्तर गिरने और बायोकेमिकल प्रदूषण बढ़ने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अप्रैल में ही गंगा में पानी की भारी कमी और जगह जगह बने रेत के टीले ने एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। प्रोफेसर त्रिपाठी ने जोर दिया कि गंगा की स्वच्छता के साथ साथ निरंतर प्रवाह बनाए रखना अब सबसे बड़ी चुनौती है। और कुंभ को लेकर के पूरी दुनिया में भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार चीज़ें कह रही है, बहुत अच्छा हुआ जी। और सबसे बड़ा मुद्दा रहा है पानी छोड़े जाने का। बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, लेकिन अभी ही ये हालत है। ये कैसे, कितना पानी छोड़ा गया, कैसे इन लोगों का दावा? देखिए, कुंभ में करीब 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, और जब भी इतनी बड़ी जनता का समूह जो है वहाँ स्नान करेगा तो वहाँ पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा बढ़ेगी। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि प्रदूषण का स्तर न बढ़े, इसके लिए हमें डाइल्यूशन फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। और सरकार ने वही किया कि कुंभ के दौरान शुरू से लेके अंत तक उन्होंने नरोरा डैम से या और जगहों से काफ़ी मात्रा में पानी को छोड़ा, जिसकी वजह से गंगा में पानी का डाइल्यूशन बढ़ा। तो जो प्रदूषण का स्तर होना चाहिए था वो प्रदूषण का स्तर नहीं हुआ, और यही कारण है। एक बार ज़रूर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये बात कहा था ज़रूर कि वहाँ पर बैक्टीरिया मानकों से ज़्यादा हैं, लेकिन उसी समय मैंने ये बात कहा था कि यदि बैक्टीरिया मानकों से अधिक मात्रा में पाया गया है, लेकिन जब हम प्रदूषण का प्रभाव की बात हम कर रहे हैं तो पूरे गंगा संगम स्थल से कहीं से भी किसी की बीमार होने की, उल्टी करने की, बुखार आने की या इस तरह की कोई रिपोर्टिंग, यहाँ तक कि हमारे नेताओं, राजनेताओं ने भी स्नान किया है, वहाँ पर पानी पिया है, उसका आचमन किया है, विदेशी लोग आकर के आचमन किए हैं, लेकिन किसी की बीमारी की रिपोर्टिंग नहीं है। इसने हमको दो चीज़ों को समझने के लिए मजबूर किया है। पहली बात तो ये कि गंगा के पानी में कुछ तो है जिसकी वजह से लोग बीमार नहीं पड़े हैं, और आगे आने वाले दिनों में मैंने सरकार को भी कहा है कि हमें इंडियन मानकों को फिर से उस पर विचार करना पड़ेगा कि क्या जो प्रदूषण के पुराने हमारे मानक चल रहे थे उन्हीं को चलना चाहिए या नए मानकों का निर्धारण किया जाना चाहिए। हाँ, गंगा में पानी बढ़ाने की बात जो आपने कही, तो देखिए, धरती पर पानी का स्रोत सिर्फ बरसात का है। बरसात का पानी ही धरती पर गंगा का स्रोत है। ऐसी स्थिति में हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है पूरे गंगा बेसिन में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी हम पानी को बढ़ा पाएंगे। दूसरी चीज़, जो भी हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के बाद सरफेस पर हमारा रेन वाटर स्टोर होता है, उसका हमें मल्टीपल यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन न कर सकें, क्योंकि ग्राउंड वाटर के अति दोहन से कई समस्याएं जो है बढ़ती जा रही हैं, जो आगे आने वाले दिनों में भयावह भी हो सकती हैं। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की तकनीकी को अडॉप्ट करना चाहिए। इसी के साथ साथ जो हमारा पानी स्टोर है उसका मल्टीपल यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हम ग्राउंड वाटर को कम से कम एक्सट्रैक्ट करें। और तीसरी महत्वपूर्ण, पूरी गंगा बेसिन में हम जो सिंचाई की पद्धति यूज़ करते हैं वो फ्लड इरिगेशन टेक्निक है। फ्लड इरिगेशन टेक्निक का मतलब होता है कि खेतों में पानी को फैला दीजिए, तो इसमें 85% पानी लॉस हो जाता है, सिर्फ 15% पानी ऐसा है जो कि पौधों के उपयोग में आता है। अब इसकी जगह यदि हम अपनी टेक्नोलॉजी को बदल के माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लें, तब जस्ट उल्टा हो जाएगा। 85% वाटर आपका यूज हो जाएगा और 15% सिर्फ लॉस होगा। ऐसी स्थिति में हमें टेक्नोलॉजी को बदलने के अलावा, इरिगेशन टेक्नोलॉजी की बात मैं कर रहा हूँ, कोई और विकल्प नहीं रह गया है। और चौथी बात,
ये जो सीवेज की बात हम कर रहे हैं, सीवेज की रिसाइकलिंग को हमें इनकरेज करना पड़ेगा, ताकि उसका भी उपयोग ट्रीटमेंट के बाद हम खेतों के, पौधों के, फलों के, फूलों के सिंचाई के लिए हम उसको प्रयोग में ला सकें।